राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा रही है। पायलट खेमे और सीएम गहलोत के बीच गहमा गहमी तो बढ़ ही रही थी, लेकिन अब गहलोत समर्थकों ने भी बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसे शांत करने के लिए पायलट को आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। गहलोत खेमे से नाराज विधायकों की टोली तो गहलोत को धमकी देने पर उतारू हो गई है, क्योंकि गहलोत सरकार को बने 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार में ना तो विधायकों की नियुक्ति हो रही है और ना ही मंत्रिमंडल में विस्तार, जिससे खार खाए नेता अब पायलट के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं। पिछले साल बगावत करने वाले कांग्रेस विधायक एक बार फिर पायलट पर अपनी हक की लड़ाई के लिए दबाव बना रहे हैं। पिछले 2 दिन में आधा दर्जन विधायकों के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पायलट से मिलकर कहा कि वे पार्टी आलाकमान से साफ बात करें कि वे 1 साल पहले हुए समझौते के मुताबिक गहलोत सरकार में फैसले करवाएंगे या फिर उन्हें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ दूसरे रास्ते का मतलब है बगावत। पायलट के समर्थकों ने गहलोत समर्थकों से संपर्क साधने की कोशिश की तो लगभग 4 विधायकों ने गहलोत से बगावत के लिए मोर्चा खोले जाने पर हामी भरी है। सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेसियों का कहना है कि अब राहुल गांधी से सीधी बात होनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते ही जून के दूसरे हफ्ते में विधायक और पार्टी नेता दिल्ली जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखेंगे। गहलोत समर्थकों में अमीन खान, मदन प्रजापत, बाबूलाल बैरवा, इंदिरा मीणा, रामलाल मीणा और राजेंद्र गुड़ा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने वाली गुड़ा भी नाराज है। गुड़ा को बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने के बाद ही मंत्री पद देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वह पूरा नहीं हो सका है। गहलोत समर्थकों के इन बगावती तेवर को देखकर आने वाले समय में बड़ी बगावत का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता गहलोत की कार्यशैली से खुश हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एक बार फिर पायलट का आगे जाकर मोर्चा संभालना फिजूल साबित होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ममता को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर पीएम मोदी, बीजेपी सबसे समस्या ही है। बंगाल में तानाशाही रवैया अपनाते हुए ममता केंद्र सरकार को तानाशाह बताने में जुटी हैं। इस बार ममता ने केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव को ही मोहरा बना लिया है। दरअसल ममता और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय दोनों पीएम मोदी की बैठक में देर से पहुंचे, लेकिन जैसे मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया, ममता को मिर्ची लग गई है। बीते दिनों ममता ने आनन फानन में अपने करीबी मुख्य सचिव को अपना विशेष सलाहकार बनाकर दांव खेला है। इसके बाद से वो लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाने में जुटी हैं। अब दीदी फिल्मी डायलॉग भी मार रही हैं, जो डरते हैं वो मरते हैं। शोले फिल्म का डायलॉग बोल ममता ने पीएम पर हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर संघीय व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी को दबा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल ने कभी हारना नहीं सीखा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिटलर, स्टालिन जैसे तानाशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जारी रसाकसी के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने सोमवार को रिटायरमेंट ले लिया है। उन्हें केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया था, लेकिन वो नहीं गए। अब ममता बनर्जी ने उन्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। अल्पन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजनीतिक दांवपेच के चलते ममता ने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। हालांकि केंद्र सरकार बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव पर कार्रवाई करने का मन बना ली है। ऐसे में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने नहीं जा रही है। कांग्रेस का दावा फिसड्डी साबित हो गया है और एक बार फिर ये बात साफ हो गई है कि विपक्ष में कांग्रेस मोदी सरकार को बदनाम करने का हर काम कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी थी, पर अब दिल्ली हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस के आरोपों की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, जब 2012 में मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी तो उनके एक ओएसडी थे, जिन्होंने आवास मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि एक फैसला ले लिया गया है कि एक नई संसद भवन बननी चाहिए। अब वही विपक्षी दल इस परियोजना पर सवाल उठा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।
हरदीप पुरी ने आगे कहा कि अब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फैसला कोरोना महामारी से काफी पहले ले लिया गया था। वहीं संसद का नया भवन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुराना भवन सेस्मिक जोन 2 में आता था। अगर तेज भूकंप आए तो ये भवन सेस्मिक जोन 4 में है, जिससे संसद भवन को और आसपास के घरों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से ये मांग हो रही है कि एक नई संसद बनाई जाए जो आज के हालात के मुताबिक हो। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल खर्चा 1300 करोड़ रुपए के आसपास है। इस प्रोजेक्ट पर कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र का ये बयान राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेताओं को करारा जवाब है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भी एंट्री हो गई है। पहले से ही ममता बनर्जी के बर्ताव से नाराज धनखड़ ने दीदी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बंगाल सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है और ये भी साबित हो जाएगा कि ममता का एजेंडा सिर्फ मोदी का विरोध करना है। ममता बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए नाटक नौटंकी करती रहती हैं और इस बार भी वही हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों मोदी की बैठक में देर से पहुंचने को लेकर धनखड़ ने कहा है कि ममता इस बैठक में पहले से ही शामिल नहीं होना चाहती थी। ममता को सबसे ज्यादा परेशानी नंदीग्राम से उनको हराने वाले शुभेंदु अधिकारी से था। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर बैठक में अधिकारी शामिल होंगे तो वो नाटक नौटंकी करेंगी। राज्यपाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि ममता बनर्जी ने शुक्रवार को होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले ही उन्हें मैसेज किया था। इस मीटिंग को लेकर ममता ने संकेत दिए थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाया जाता है तो वो बायकॉट कर सकती हैं। राज्यपाल ने खुलासा किया है कि 27 मई को रात में मुख्यमंत्री का अर्जेंट बात करने को लेकर मैसेज आया था। इसके बाद उन्होंने कॉल पर ये संकेत दिए कि वो बैठक को बायकॉट कर सकती हैं। राज्यपाल के खुलासे के बाद अब बंगाल सरकार की किरकिरी के साथ साथ ममता बनर्जी की भारी किरकिरी हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी बीजेपी की तरफ से बंगाल दौरे पर नहीं गए थे, बल्कि राज्य में आए यास चक्रवात को लेकर वो ममता से बैठक करना चाहते थे और ममता बैठक को भी राजनीतिक रंग देना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी की पोल खुल गई है। ऐसे में अब एक बात पूरी तरह साफ हो गया है कि बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ता देखकर ममता बनर्जी खौफ में है और अब उन्हें मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के नेता नजर आते हैं। इसीलिए हर वक्त वो पीएम और केंद्र सरकार से उलझती रहती हैं। सवाल है कि अगर ममता बनर्जी ऐसे ही केंद्र सरकार से लड़ती रहेंगी तो बंगाल का विकास कैसे होगा और क्या ममता बनर्जी को जनता ने मोदी से लड़ने के लिए चुनाव जितवाया है। जम्मू कश्मीर के हालात अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से बदलते जा रहे हैं। कल तक विरोध करने वाली स्थानीय पार्टी का भी रुख कई मुद्दों पर बदलता जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद घाटी की हवा ही बदल गई है। परिसीमन पर कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर विरोध किया था, इसमें शामिल नहीं होने की बात कही थी, लेकिन हालात बदले के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख भी बदल गया है। बीते दिनों केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। इसके बाद परिसीमन प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पूर्व विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। वहीं एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला परिसीमन का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा इसका हिस्सा बनना चाहता है। दरअसल प्रदेश के बदलते हुए हालात के बाद पार्टी का एक धड़ा इसका हिस्सा बनना चाहता है। इसके बाद पार्टी नेताओं की मांग पर फैसला किया गया है कि परिसीमन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले एक समिति का गठन होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय शासित प्रदेशों में विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 माह 2020 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। हालांकि फारूक अब्दुल्ला इसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें अनुच्छेद 370 का खत्म होना मंजूर नहीं तो परिसीमन आयोग को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। वहीं नेका के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी भी परिसीमन प्रक्रिया को अवैध बता चुके हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता हैं जो परिसीमन प्रक्रिया के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में पार्टी ने समिति का गठन कर सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक परिसीमन प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है। टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीति दांवपेच में फंसे बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की मुश्किलें बढ़ सकती है। ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार से पंगा तो ले लिया है, लेकिन अब उनको इसका परिणाम भी भुगतना होगा।
क्योंकि अल्पन को केंद्र सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ने जा रही है, बल्कि उनको सजा मिल सकती है। पीएम मोदी की बैठक में देर से पहुंचने वाले पूर्व मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, जवाब देने के लिए भी सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा अल्पन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B भी लगाई है। केंद्र ने एक चिट्ठी में लिखा है कि पीएम मोदी चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने कलाई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद यहां पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव की बैठक होनी थी। इसके बाद पीएम मोदी को मीटिंग रूम में अधिकारियों के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा था। वहीं बैठक में देर से पहुंचने और तुरंत निकलना इसे बैठक में अनुपस्थित के तौर पर माना जा रहा है। केंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं और अल्पन बंदोपाध्याय की ये हरकत कानूनी तौर पर दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ थी। इसलिए अल्पन बंदोपाध्याय से जवाब मांगा गया है। हालांकि पूर्व मुख्य सचिव के फंसने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बचाने के लिए पैतरा आजमाया है। अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया है और ममता बनर्जी ने उनका अपना विशेष सलाहकार बना लिया है। लेकिन इसके बाद भी पूर्व मुख्य सचिव को केंद्र सरकार बख्शने नहीं जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव केंद्र सरकार को अपने बचाव में क्या जवाब देते हैं और क्या इसके बाद मामला यहीं थम जाएगा, क्योंकि अब पीएम मोदी की बैठक में लेट पहुंचने का मामला राजनीतिक रंग ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।